चलिए, सो हेलो स्टूडेंट। हमारा जो यूनिट 5 है, जो इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला जो यूनिट है, तो उसमें जितने भी हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर में जो वेरियस टाइप्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को हमें फोकस करना है। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में भी ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारे टरबाइन, जब हम लोग टरबाइन पढ़ेंगे या पंप पढ़ेंगे तो वहां पे यही सेम टाइप के न्यूमेरिकल, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, सेम टाइप के न्यूमेरिकल वहां पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। तो उसके पहले हम लोग एक बार वेलोसिटी डायग्राम जो हमने बनाया हुआ है उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी डायग्राम हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टरबाइन पढ़ेंगे, पंप पढ़ेंगे, आगे कंप्रेसर पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइन में जो स्टीम टरबाइन होता है वहां भी वेलोसिटी डायग्राम बनाया जाता है। तो ये बहुत वास्ट एरिया है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी डायग्राम का। एक बार आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाया जाता है तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लेड है, क्लियर है, और ब्लेड है और यहां से ये यहाँ पे एक नोजल रखा हुआ है और ये जो नोजल है वो अपना वाटर जो है वो यहाँ से इशू कर रहा है। तो मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी से जो हमारा नोजल है वो वाटर को या जेट को रिलीज कर रहा है, और ये जो नोजल है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है। यानी कि v1 वेलोसिटी से जेट हमारा निकल रहा है और हॉरिजॉन्टल से वो अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो ये अल्फा हो गया, v1 से इशू किया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्लेड है वो भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो v1 से तो जेट आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन u वेलोसिटी से ब्लेड भी आगे की तरफ u वेलोसिटी से ब्लेड आगे की तरफ मूव कर दिया। मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में जो हमारा जो जेट है वो उस पर्टिकुलर पे टकराएगा। यानी इसको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए अगर ये एक बस है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, और एक स्टूडेंट भी है जो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मान लेते हैं कि बाइक से वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग ये बोले कि ये दोनों किस पर्टिकुलर स्पीड पे जाके दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे या एक दूसरे के मतलब कि पैरेलल रहेंगे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो है दोनों के बीच में, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये भी यहाँ पे पहुंच जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव वेलोसिटी का अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो एक दूसरे के पास में है, तो मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो वैसे ही जो जेट जो है यहाँ पे जो इशू हो रहा है वो v1 वेलोसिटी से इशू हो रहा था, और u वेलोसिटी से हमारा जो ब्लेड है वो ऑलरेडी मूव हो रहा था। मतलब कि v1 वेलोसिटी होगा जो एक रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाएगा, उसी से, इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो हमारा जो जेट है वो रियल में हमारा जो ब्लेड है उसके ऊपर टकराएगा, जिसको कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिए हैं कि जब जेट जो एंगल बनाता है, या ये बोलना चाहिए कि नोजल जो एंगल बनाता है, या जिस एंगल पे जो नोजल है वो वाटर को इशू करता है वो होता है अल्फा एंगल, इसको नोजल एंगल भी बोला जाता है। क्लियर है। और ये जो ब्लेड जिस पर्टिकुलर एंगल से हमारे ब्लेड के ऊपर में टकराता है, जेट जो है वो ब्लेड के ऊपर टकराता है, यानी ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एंगल बनाता है, उसको बोला जाता है थीटा। और थीटा क्या होता था, इनलेट ब्लेड एंगल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इनलेट ब्लेड एंगल। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने ये भी देखा कि ये जो v1 होता है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है, उसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो इसको बोला जाता है वर्न वेलोसिटी, और यही इसका वर्टिकल कंपोनेंट को बोला जाता है फ्लो वेलोसिटी, जिसको कि vf से डिनोट किया जाता है, और vw1 से वर्न वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है। यहां तक क्लियर है।
अब इसके बाद सेम जो यहाँ पे जो जेट है वो इसके इनर सरफेस से ग्लाइड होते हुए और मान लीजिए कि यहाँ पे बोल देगा कि कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ से वो V2 वेलोसिटी VR2 वेलोसिटी से निकल जाएगा। तो उस केस में अगर कोई लॉस नहीं होगा तो मतलब VR1 इक्वल टू VR2 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा तो वो वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो वो एक फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो VR2 हमारा निकल जाएगा। तो अब जब वो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं VR2 वेलोसिटी से ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो अब ये एंगल फाई बनाएगा, यानी कि फाई को क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, पिछले जो हम लोग लिखे होंगे उसमें देख लीजिएगा, उसको बोला जाता है आउटलेट ब्लेड एंगल बोला जाएगा। ठीक है, आउटलेट ब्लेड एंगल। और ये जो हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 रहेगा वो एंगल बीटा बनाता है। यहां तक तो क्लियर है। और इसके बाद यही एब्सोल्यूट वेलोसिटी का अगर आउटलेट में बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है वर्न वेलोसिटी एट आउटलेट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। तो यहां तक हमारा वेलोसिटी डायग्राम क्लियर है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, जैसे देखिए ये जो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसी को अगर हम लोग ब्लेड के टेंजेंट ड्रॉ करें तो जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये हो जाएगा, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। वैसे ही ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला ये वाला जो लाइन है, इसी को हम लोग टेंजेंशियली एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल मान लीजिए फाई बना रहा है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा। तो जब दोनों टेंजेंट जो एक दूसरे के एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन। कैसे, देखिए रियल में जेट जो है वो इस पर्टिकुलर एंगल पे जाके ब्लेड पे टकराया और आफ्टर द मूविंग ये जो है वो इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे कर दिया। तो जैसे न्यूमेरिकल में अगर दिया रहेगा कि एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन का इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग दो रिलेटिव वेलोसिटी एक इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एक आउटलेट का जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे को, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए रियल में जेट किस एंगल से आया, इस एंगल से आया, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ड्यू टू ब्लेड ये क्या हो गया, मूव कर गया इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था और ब्लेड के पेरीमीटर के कारण ये ऐसे मूव करके इधर चला गया, मतलब कि इस डिग्री में जा रहा था और मूव करके इसमें, तो यही ना हो गया हमारा जेट कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। रियल में जेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर ये ब्लेड नहीं रहता तो हमारा जेट जो है वो इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन क्योंकि ब्लेड का मतलब कर्व है तो जिसके कारण रियल में जेट जो है वो इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इसी को बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो मतलब एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो इनलेट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है और आउटलेट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों का जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल है वही एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन है। तो होप आपको एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा कि मतलब ब्लेड के रिस्पेक्ट में जो हमारा जो जेट है वो इस पर्टिकुलर एंगल पे जाके ब्लेड पे टकरा रहा है। अब अगर ये कर्ड ब्लेड नहीं रहता तो वो इसी डायरेक्शन में हमेशा लगा रहता है, लेकिन क्योंकि कर्ड ब्लेड है तो अब इस डायरेक्शन में आया और वो मूव होके इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब इतने एंगल से वो क्या हो गया, हमारा डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर है। तो जैसे देखिए ये अगर ये एक लाइन ड्रॉ की है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो यहां से हम लोग एक और रिलेशन हमारा निकल जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल दिया रहेगा, ये वाला एंगल दिया हुआ है तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, या फिर एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ये एंगल दिया है तो ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यानी हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन है तो टोटल एक लाइन कितना डिग्री बनाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये फाई और प्लस थीटा, तो टोटल कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ जो जेट डिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन
इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाइव। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखे रहिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में यही डायरेक्ट दिया रहेगा, एंगल ऑफ जेड डिफ्लेक्शन। तो वहां से कहीं ना कहीं हमें थीटा और फाई निकालने में ये पर्टिकुलर एंगल का यूज आएगा। क्लियर है? तो इसको एक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं ऑलरेडी इसका इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, इसमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी में हम लोग वेलोसिटी डायग्राम को भी हम लोग चाहे तो शो कर सकते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया होगा तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है। अ जेट ऑफ वाटर मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड इम्पिंज टेंजेंशियली ऑन अ सीरीज ऑफ कर्व, मतलब एक ब्लेड नहीं है, सीरीज ऑफ ब्लेड है। क्लियर? सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड मूविंग यूनिफॉर्मली एट 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है अ जेट ऑफ वाटर मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v1 की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 60 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है? एंड इम्पिंज टेंजेंशियली ऑन अ सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड मूविंग यूनिफॉर्मली एट 25 मीटर। मतलब यू ब्लेड वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? मतलब v1 की वैल्यू दिया हुआ है और u की वैल्यू दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, द जेट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द नोजल। तो नोजल से ये एंगल बना रहा है, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो हमने लाइन पढ़ा, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझना बस यही इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या डेटा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और ये वेलोसिटी डायग्राम अगर आपके पास क्लियर है, देन उसके बाद फिर हमारा 80% क्वेश्चन हो जाता है। बस अब पुटअप करना रहता है, बस उसको सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल रूल लगाएंगे और अलग अलग रूल लगा के सॉल्व करना रहता है। तो एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, अ जेट ऑफ वाटर मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब जेट ऑफ वाटर मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी एक इनलेट दिया हुआ है, v1 की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा कर्व्ड ब्लेड जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब हमें u की वैल्यू दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है, जेट मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ द नोजल। तो वो जो एंगल जो है अल्फा जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। यहां तक क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, द जेट टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 100 डिग्री एज इट फ्लो ओवर द वेन। इसमें ये क्या बोल रहा है कि जब जेट जो है वो 100 डिग्री से क्या हो जा रहा है, मूव हो रहा है, जैसे ही वो वेन के ऊपर में मतलब चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे जेट एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन को अगर मैं किससे डिनोट करूं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं गामा से, मान लीजिए डिनोट कर लेते हैं। तो मतलब एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन गामा की वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है? एंगल जेट टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है? और क्या बोल रहा है, द फ्लो स्पीड अलोंग द वेन ड्रॉप बाई 50% ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस। अब देखिए क्या हो रहा है, v1 वेलोसिटी से हमारा जो जेट है वो रिलेटिवली इस ब्लेड के ऊपर आ रहा है, और इस ब्लेड के फ्रिक्शन के कारण 50% का लॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि VR1 जो होगा, VR2 जो होगा 50% लॉस होगा, मतलब बचा कितना, 85%। तो 1 माइनस 0.15 इंटू VR1, मतलब कि इनलेट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका 50% लॉस हो गया, तो बचा कितना, 85%। तो VR2 जो रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट होगा वो 0.85 ऑफ VR1 होगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है? ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस। तो इतना सारा डेटा हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, वेन टिप एंगल एट द इनलेट एंगल। वेन मतलब क्या होता है, ब्लेड होता है, तो ब्लेड टिप एंगल। तो ब्लेड टिप एंगल क्या होता है, इनलेट पे थीटा होता है और आउटलेट पे हमारा फाई होता है। तो ये हमें थीटा और फाई की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखते भी जाते हैं, हमें निकालना है थीटा और फाई की वैल्यू क्या होगा, पहला में
दूसरा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग वेट, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट पे तो v1 दिया हुआ है और आउटलेट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमारा क्या होता है v2, तो हमें दूसरे क्वेश्चन में v2 निकालना है। फिर क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है थर्ड वाले में, और लास्ट में पावर निकालना है और इफिशियंसी निकालना है। तो ठीक है, तो ये सब तो पहले इतना निकाल लेंगे तो ये सब इजिली हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि हमें निकालना क्या क्या है और क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वेन टिप एंगल निकालना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, ये अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ पे अलग से बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा 60, ये हमारा दिया हुआ है 25, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी और ये हमारा हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी। ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल थीटा जो कि हमें निकालना है, ये 60 दिया है, 25, ये होता है हमारा VF1 और ये हमारा होता है क्या, VW1। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब अगर हमें ये एंगल निकालना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, अगर पहले हमें VF1 निकालने और VF2 VW1 निकालने, तो उसमें से 25 माइनस करेंगे। तो अगर मैं नेमिंग कर दूं ABCD, तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, थोड़ा स्पेस की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर चाहें तो हम लोग इसको बाद में रफ भी कर लेंगे, अभी लेकिन रहने देते हैं, अभी ये काम आएगा। देखिए हमें निकालना क्या है, ये इनलेट एंगल निकालना है थीटा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, टेन थीटा इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल कितना होगा, VW1 माइनस U, इसके बराबर होगा। तो अगर हम VF2 निकाल लेते हैं और VW1 निकाल लेते हैं तो हमारा एंगल निकल जाएगा। तो अब देखिए VF1 किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया हुआ है। तो अगर मैं ये बात करूं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई V1 हो जाएगा। तो यहां से हमारा VF1 कितना हो जाएगा, V1 इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर है, ये साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई AB मतलब V1। तो यहां से हमारा VW1 निकल जाएगा और VW1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, V1 cos 30 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। V1 हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई साइन 30, तो 30 आएगा ये। तो हमारा VF1 की वैल्यू कितना आ गई, 30 आ गई। VW1 कितना आ जाएगा, साइन 30 cos 30, ये आ जाएगा 51.96 माइनस U की वैल्यू दिया हुआ है 25। तो यहां से हमारा निकल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 51.96 माइनस 25। हमारा ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 48 डिग्री। ठीक है, और इसको रफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और ये वाला एंगल तो हमारा है ही। इसको आप अपने पेज में देखते रहिएगा, वेलोसिटी ट्रायंगल को। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि जो थीटा था वो निकल गया, वेन टिप एंगल एट इनलेट निकल गया। अब हमें वेन टिप एंगल आउटलेट निकालना है। तो देखिए आउटलेट के बीच में क्या रिलेशन है, अगर एंगल जो है हमारा क्या दिया हुआ है कि जो अल्फा लिया हुआ है, ये अल्फा निकल गया हमारा यहाँ तक। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा थीटा निकल गया, यहीं पे मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया 48 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन,
वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो यहां से अगर हमें फाई निकालना है तो एंगल ऑफ जेड के फ्लेक्शन कितना दिया है 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री, अभी हमने थीटा की वैल्यू निकाला हुआ है, और माइनस फाई, तो फाई इक्वल टू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 माइनस 48। तो यहां से हमारा निकल जाएगा कितना 80 माइनस 48, तो 32 डिग्री आएगा। तो फाई की वैल्यू भी हमारा निकल गया। ठीक है, अब इसका आउटलेट ट्रायंगल डायग्राम यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये होता है फाई, ये होता है बीटा, ये होता है VF2 और ये होता है VW2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाई, थीटा निकल गया, हमारा फाई निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेल। तो देखिए अब ये कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पता चल गया, उसकी वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 32 निकल गया। और एक चीज और हमें पता करना पड़ेगा, अगर हम ये निकालें और ये रिलेशन हमें पता है क्या VR1 इक्वल टू 0.85 ऑफ VR1, तो यहां से हम VR1 ये वाला ये होता है हमारा VR1, ये हम निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू हमें पता है और ये वाला वैल्यू पता है, तो हमारा VR1 इस कितना हो जाएगा VR का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VF2 का स्क्वायर प्लस VW1 माइनस U1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो VF1 कितना है 30 डिग्री का 30 का स्क्वायर प्लस 51.96 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो है वो VR1 निकल जाएगा, तो VR1 हमारा कितना हो जाएगा रूट ओवर 30 का स्क्वायर प्लस जो हमारा ये जो VR1 है, इस VR1 का ये 30 का स्क्वायर हो गया और ये 51.96 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा ऑलमोस्ट 30 का स्क्वायर प्लस 51 आ रहा था, ये वाला वैल्यू हमारा आ रहा था, सॉरी हमने यहाँ गलती लिख दिया, 51 नहीं होगा, ये 51 माइनस 25, 51.96 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारा 40 के आसपास आएगा, 40.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया VR1 आ गया। तो क्या मैं VR2 निकाल सकता हूँ, यस, ये कितना है 0.85, तो VR2 हमारा कितना हो जाएगा 0.85 ऑफ 40.33, तो ये कितना हो गया 34.28 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, हमें ये वाला वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितना है 34.28 हमें पता है। तो अगर ये पता है और ये एंगल पता है, तो यहां से क्या मैं ये V2 निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे, और ये U की वैल्यू ये भी पता है हमें कि ये 25 है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए है कुछ नहीं, सारा मतलब कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, बस आपको ट्रायंगल का क्या क्या रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए और क्या क्या वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो VR2 हमें पता चल गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि 10 नहीं साइन
फाई इक्वल टू VF2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, VR2 हो जाएगा। तो मतलब VF2 की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, VR2 इंटू साइन फाई हो जाएगा। VR2 का वैल्यू कितना है 34.28 इंटू साइन फाई हमारा कितना है 32 डिग्री। तो साइन, तो यहां से हमारा VF2 निकल जाएगा। ये कितना आ रहा है VF2 34.28 इंटू साइन 32 डिग्री 18.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अभी हमें ये पता है, ठीक है। हाँ, तो ये टोटल तो हम निकाल ही सकते हैं, ये VF2 तो 25 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसमें भी ट्रायंगल लिखा लूं तो EFGH, तो हमें EG की वैल्यू कितना हो जाएगा, EG को मैं लिख सकता हूं कि VR2 इंटू कॉस फाई। तो EG हमारा कितना हो जाएगा 34.28 मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई मतलब कॉस 32 डिग्री। तो ये EG की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, ये निकाल लेते हैं 29 आ रहा है, 29.07 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें EG की वैल्यू पता है और हमें HG की वैल्यू चाहिए। तो HG की वैल्यू क्या हो जाएगा, HG जिसको कि हम लोग VW2 के नाम से भी जान रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा EG माइनस EH। और EG की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला है 29.07 और EH की वैल्यू है हमारा 25। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 4.07 मीटर पर सेकेंड। VF2 की वैल्यू हमारा आ गया, VW2 की वैल्यू आ गया और VF2 की वैल्यू पता है। तो क्या हम V2 निकाल सकते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर इक्वल टू VF2 का स्क्वायर प्लस VW2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा निकल जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो सेकेंड पॉइंट हमें निकालना था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द जेट। तो दैट विल बी, पुट कर लीजिए वैल्यू 18.16 का स्क्वायर प्लस 4.07 का स्क्वायर। सो 18.16 का स्क्वायर प्लस 4.07 का स्क्वायर। So we get V2, the absolute velocity at outlet 18.61 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। So we calculate थीटा, फाई एंड V2। इतना चीजें हमें निकल गया। इतना चीजें अगर निकल गया तो अब इसके बाद जो काम है, अब हमें वर्क डन निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है आपको? वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो मास फ्लो रेट इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U होता है। अब देखिए यहाँ बीटा की वैल्यू कितना आएगा, अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो बीटा होगा ये वाला वैल्यू, हमें ये वाला वैल्यू पता है और ये वाला वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लस माइनस साइन होता है दैट विल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ बीटा। अगर बीटा 90 डिग्री से कम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यही 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव आ जाता है। तो अभी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये वाला वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, ये कितना है 18.16। VF2 की वैल्यू कितना है 4.07। तो 10 बीटा हमारा कितना हो जाएगा 18.16 डिवाइडेड बाई 4.07। बीटा आ रहा है हमारा, यहाँ पे मैं नोट डाउन करूं तो बीटा की वैल्यू आ रहा है इसका 77। मतलब हमारा क्या आ रहा है 90 से कम आ रहा है, मतलब हमारा वर्क डन क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। तो आप चाहें तो अगर यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इज लेस देन 90 डिग्री दैट इज 77 के आसपास है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा है। तो
तो ये क्या निकालना है, वर्क डन पर यूनिट मास, मतलब यह मास फ्लो रेट, तो मास को यहाँ पे 1 लेना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई VW1 प्लस VW2 इंटू यू, तो 1 इंटू VW1 हम निकाल के रखे हुए हैं V1 cos 30, तो V1 cos 30, तो ठीक है यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख पाए हैं, नहीं है ये 51.96 प्लस VW2 की वैल्यू हमने अभी कितना निकाला था यहाँ पे 4.07 इंटू यू क्या है, ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी कितना है 25, तो यहां से हमारा निकल जाएगा वर्क डन पर यूनिट मास में निकल जाएगा, और वो वैल्यू कितना हो जाएगा 51.96 प्लस 4.07 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हमारा आ रहा है 1400 यूनिट किसमें हो जाएगा हमारा, जूल पर केजी, पर यूनिट लिए हैं तो जूल पर केजी हो जाएगा हमारा 1400। अब अगर हमें पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन मल्टीप्लाई बाई मास फ्लो रेट, तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, वर्क 1400 इंटू 50, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा, तो आंसर मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हो जाएगा हमारा 7,007.5 वॉट आ जाएगा, और अगर हम किलोवाट में लिखें तो क्या आ जाएगा 1700.375 किलोवाट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा 4th पॉइंट भी निकल गया। अब लास्ट में हमें इफिशियंसी निकालना है, तो अब इफिशियंसी को हम लोग यहाँ पे भी नोट डाउन या फिर ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं इफिशियंसी को, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक लास्ट पॉइंट बच गया इफिशियंसी, तो देखिए इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वर्क रेट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई, या वर्क डन डिवाइडेड बाई पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट मास ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पे आप पावर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n V1 का स्क्वायर, तो पावर अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो हमारा कितना यूनिट, या वर्क डन लिखेंगे तो पर यूनिट मास लेना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन हमारा कितना आया हुआ था 1400 आया हुआ है, और 1/2 इंटू 1 इंटू V1 हमारा कितना है 60 का स्क्वायर, तो यहां से हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1400 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 60 का स्क्वायर, 77% आएगा हमारा इफिशियंसी जो है, इंटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज मिलेगा 77.7%। क्लियर है। सो ये एक बहुत ही लंबा न्यूमेरिकल था, और जितने भी हम लोग पावर प्लांट के क्वेश्चन, टरबाइन के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो पहले से अगर हमारा प्रैक्टिस रहेगा तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली करना क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, गिवन डेटा वी हैव टू फाइंड आउट गिवन डेटा की क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है, और उसी ट्रायंगल के हेल्प से हमें VW1 या थीटा जो भी वैल्यू पूछा रहेगा वो फाइंड आउट करना है। देन लास्ट में पावर, वर्क डन और एफिशिएंसी निकालना होगा, तो उसके लिए ये वाला वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले से निकाल के रखे रहेंगे, बस वैल्यू को पुट करना रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड एक दो और देखते हैं।